दोस्तों आज की कहानी अमेरिका के शहर ओहायो से है, जहां पर शॉन ग्रेट नाम के शख्स ने 10 सालों तक सीरियल किलिंग की घटना को अंजाम दिया। इसने 5 महिलाओं को बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी और पुलिस ने इस पर बहुत सारे चार्ज लगाए, किडनैपिंग के, रेप के, लाशों के साथ छेड़खानी के। तो दोस्तों कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को एक लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसका जन्म मैरियन ओहायो में हुआ। इसकी माँ का नाम टेरेसा था, इसके फादर का नाम टेरी ग्रेट था। वो बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, मतलब कि नॉर्मल एक जो बच्चा जीता वो कर रहा था, फुटबॉल खेलता था, वो दूसरों बच्चों के साथ दोस्ती किया करता था। इसके माँ बाप ने 1974 में शादी की थी। उस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए। एक का जन्म 1974 में ही हो गया था, जबकि शॉन का जन्म 1976 में हुआ था। कहा जाता है कि शॉन की स्कूलिंग बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी, उसके बावजूद उसे चार्मिंग और मिलनसार समझते थे लोग स्कूल में। उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड का कहना है कि शॉन को सभी लड़कियां पसंद करती थी स्कूल के अंदर। फिर वो दिन आता है जिसने शॉन की थिंकिंग ही चेंज कर दी पूरी। उसके 6th बर्थडे के सिर्फ 2 दिन पहले उसके माँ पापा का डिवोर्स हो जाता है। 6 अगस्त 1982 को इसके मम्मी पापा ने डिवोर्स ले लिया। तो इसके चलते शॉन अपनी माँ को बहुत नापसंद करने लगता है। फिर वो अगले 4 साल तक अपने फादर के साथ रहता है। फिर उसने वहाँ की एक लोकल स्कूल जिसका नाम रिवर वैली स्कूल था, वहाँ उसने एडमिशन करवा लिया। उसे बेसबॉल खेलना बहुत ही पसंद था, इस खेल में वो बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन उसका बेसबॉल खेलते वक्त हाथ टूट गया और ऐसा टूटा कि इसके हाथ टूटने की वजह से वो कभी बेसबॉल ही नहीं खेल पाया, दोबारा कभी नहीं खेल पाई ये। और फिर वो जब बेसबॉल नहीं खेल पाया तो वो अक्सर डिप्रेशन में रहने लगा। वो हमेशा अपनी माँ को मारने के बारे में सोचता था, क्योंकि वो समझता था कि जो भी हो रहा है उसकी माँ की वजह से ही हो रहा है। उतनी छोटी सी उम्र है इस बच्चे की, मतलब शॉन उस समय 11 साल का था और वो अपनी माँ को मारने के बारे में सोच रहा है। मतलब सीरियल किलर की थिंकिंग ही अजीब होती है। उसकी हाफ सिस्टर ने बाद में इंटरव्यू में ये बताया कि वो अक्सर उससे लड़ाई करता है, जिससे घर का माहौल हमेशा प्रॉपर तरीके से हर दिन ख़राब रहता था। उसकी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड का ये कहना है कि शॉन जब भी डिप्रेशन में होता था तब वो सोफे पे लेट जाता था, काउच पे, और वो तब तक नहीं उठता था जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता था। वो 1 घंटे में भी नॉर्मल हो सकता था, 1 दिन में भी और 1 महीने में भी। तो जब तक वो नॉर्मल नहीं होता था वहीं सोफे पे पड़ा हुआ रहता था। जब इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, डॉक्टर ने कोर्ट को ये बताया था कि ये भले ही शॉन चार्मिंग और हेल्पी नेचर का है, मगर ये हमेशा डिप्रेशन में रहता है। और डॉक्टर ने रीज़न बताया था जो ये मेंटल ट्रॉमा अपने चाइल्डहुड में फेस करता है। इसकी माँ का घर से छोड़ के चले जाना, इसका बेसबॉल खेलते हुए इसका हाथ टूट जाना, यही सब है रीज़न इसके। डॉक्टर ने कोर्ट में ये बोला कि ये सब जो चीज़ें हैं इसके वजह से शॉन के दिमाग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। वो ट्रॉमा, वो हर चीज़। शॉन और उसके भाई की कस्टडी उसके फादर टेरी ग्रैट को मिल गई थी। फिर आता है 26 नवंबर 1994 का दिन, जब उसे अपनी ही गर्लफ्रेंड के गला को पकड़ने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। पहली बार वो अरेस्ट होता है। 1995 में रिवर वैली हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद वो एक घर में घुस जाता है अपने एक दोस्त के साथ, और वहाँ से उसने बहुत सारे पैसे और गहने चोरी कर लिए। ये सब करके उसे बहुत मज़ा आने लगा। मगर जनवरी 1997 में उस पर एक गंभीर चोरी का आरोप लगता है। इसके वजह से उसे 4 साल की सज़ा हो जाती है। मगर वो अक्टूबर 1997 को ही प्रॉल पे वापस आ जाता है। 1998 में शॉन एक बार फिर से अरेस्ट हुआ। इस बार उसने अपनी गर्लफ्रेंड का गला दबाया और उसके जान से मारने की धमकी दी, जिसके लिए वो अगले 8 महीनों तक जेल में बंद रहा। तकरीबन 8 महीने बाद शॉन को फिर से पैरोल मिल जाती है, और पैरोल मिलते ही शॉन सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और उसके सोफे के पीछे छिप जाता है एक बहुत बड़ा चाकू लेके। और जब उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड की बहन घर वापस आती है तो ये एकदम अचानक से हमला कर देता है उन दोनों पे। जैसे तैसे वो दोनों बहनें इससे बच के घर से बाहर निकलती हैं और सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती हैं। रिजल्ट ये होता है कि पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है और सीधा 4 साल के लिए इसको जेल भेज देती है, क्योंकि इसने पैरोल के कॉन्ट्रैक्ट पे तोड़ दिया था। अभी 2003 में जब उसकी सज़ा कंप्लीट हो जाती है तब उसे रिहा कर दिया जाता है। 2003 का साल खत्म होने से पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड बनती है शॉन की। उसके साथ भी उसने मारपीट का सिलसिला जारी रखा। तब उसकी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को कंप्लेन कर दिया कि ये मुझे मारता है। फिर पुलिस ने उसे पकड़ा और 7 महीनों के लिए जेल भेज दिया। फिर आता है 2005, जब वो अपनी माँ के साथ शिफ्ट कर जाता है, जहाँ माँ के साथ रहते हुए एक बार एक मैगज़ीन बेचने वाली लड़की उसके घर पे आती है, और उस लड़की ने उसे मैगज़ीन का ऑर्डर लिया और उससे पूरी पेमेंट ली, ये बोलकर कि वो हफ्ते भर में मैगज़ीन को डिलीवर कर देगी। मगर 20-25 दिन हो जाते हैं मगर वो मैगज़ीन नहीं आता है। इसके चलते वो लड़की को खोजना स्टार्ट कर देता है कि लड़की ने पैसे ले लिया और मैगज़ीन भी नहीं दिया उसने। और खोज कर उसे वो अपनी गाड़ी में बैठाता है, अपने घर पे लाता है और उसके गले में चाकू गोद गोद के उसको मार देता है। इसको वो पहला मर्डर होता है।
उस लड़की की बॉडी 2 साल बाद मिली, मतलब जो भी उसके अवशेष बचे हुए थे, मगर पता नहीं चल पाता है कि बॉडी किसकी है। 2019 में जब उस बॉडी की डीएनए टेस्टिंग हुई तब पता चला कि ये मैगजीन बेचने वाली लड़की है जिसका नाम डेना लॉरी था। शॉन ने पुलिस वालों को बताया कि अगले 10 साल तक उसने कोई मर्डर नहीं किया, मगर पुलिस वालों को इसके बातों पे बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं किया पुलिस वालों ने। अगर शॉन की माने कि उसने मर्डर नहीं भी किया है तो इसने 10 सालों तक लूटपाट किया, मारपीट की, मतलब तमाम गंदे काम किए इसने 10 सालों तक। 2010 में उसने एक और गर्लफ्रेंड बनाई। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, फिर इसने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया, उसके साथ मारपीट किया करता था। एक दिन मारते मारते उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड का हाथ ही तोड़ दिया। तब शॉन की गर्लफ्रेंड ने उससे ये बोला कि प्लीज़ तुम मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, तुमने मेरा हाथ तो तोड़ दिया है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मेरा हाथ तोड़ा है। कोई अगर मुझसे पूछेगा कि तुम्हारा हाथ कैसे टूटा तो मैं ये बता दूंगी कि मैं सीढ़ियों पे चल रही थी और सीढ़ियों से गिर गई, उसके वजह से मेरा हाथ टूट गया। वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जब नर्स उससे पूछती है कि तुम्हारा हाथ कैसे टूटा तो वो बोलती है कि सीढ़ियों के गिरने के चलते मेरा हाथ टूट गया है। मगर जब नर्स शॉन को रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है तब उसकी गर्लफ्रेंड ने नर्स को सारी सच्चाई बता दी। इसके वजह से नर्स ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को आता हुआ देख के शॉन वहाँ से भाग गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, ये 4 दिन उस जगह पे मिला जहाँ पे इंसान कुछ सोच नहीं सकता है। ये सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया और पता नहीं कैसे उसके सोफ़े के अंदर घुस गया। 4 दिन तक वो सोफ़े के अंदर ही रहा। 4 दिन बाद जब पुलिस खोजते हुए इसे आई तब वो देखा कि अरे ये तो सोफ़े के अंदर घुस के छिपा हुआ है, ना जाने वो सोफे के अंदर घुसा कैसे होगा। फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद भी ये अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा नहीं छोड़ता है। ये जेल से उसे धमकी भरे खत लिखता है, मतलब लेटर्स लिखता है कि मैं जब जेल से बाहर निकलूँ तो मैं मार दूंगा वगैरह वगैरह। 2011 का साल आया। इस टाइम शॉन के पास ना रहने के लिए घर था ना नौकरी। एक दिन वैसे ही चलते चलते चर्च पहुँचा जहाँ उसे एक लड़की से मुलाकात हुई, उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई, जहाँ उसने उस लड़की के सामने ऐसा धार्मिक अपने आप को बताया कि उसने धर्म की कोई चूरन चाट ली हो। और ये सब देख के वो लड़की भी इसके झांसे में आ गई, हाँ भाई ये तो बहुत ही धार्मिक है। फिर इसने डेट करना स्टार्ट कर दिया और 4 महीने के अंदर ही इनकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे से चले, फिर शॉन ने अपना रियल फेस रिवील करना स्टार्ट कर दिया, अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये हुआ कि जब भी शॉन की बीवी उसे चर्च जाने के लिए बोलती थी वो उस पर गुस्सा हो जाता था और उसे बहुत सारी गालियाँ देता था। एक दिन की बात है, एक्चुअली एक रात की बात है, ये दोनों रेसलिंग कर रहे थे ऐसे ही मजाक मस्ती में और फिर शॉन ने इसका गला दबाना शुरू कर दिया। बाद में शॉन की बीवी ने ये बताया सबको कि वो ऐसा टाइम था जब उसने इसके आँखों में बहुत दरिंदगी देखी थी, मतलब एक हैवान जैसी आँखें हो गई थी जब उसको वो गला दबा रहा था। फिर शॉन उसका गला दबाना छोड़ देता है, ये बात बोल के अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने सीरियसली क्यों ले लिया। कुछ दिन के बाद शॉन की बीवी को ये पता चलता है कि शॉन का चक्कर किसी और दूसरी महिला के साथ चल रहा है। और जब शॉन की बीवी ने जब उससे पूछा कि बता भाई कौन सी महिला है, तो वो सीधा ये बात सुन के घर छोड़ के चला जाता है। फिर शॉन की बीवी ने बहुत ट्राई किया इसको मनाने का, रिश्ते को सुलझाने का, सुलह करने का, मगर शॉन नहीं माना। लास्ट में तंग आकर उसकी बीवी ने अक्टूबर 2012 में कोर्ट में एक तलाक की अर्जी डाल दी। उनका तलाक भी हो जाता है और तलाक के बाद ये और पागल हो जाता है। वो इसे फ़ोन करके धमकी देता है कि वो उसे मार देगा और उसकी बेटी को भी मार देगा और उसके साथ जितने भी परिवार के मेंबर है उसको भी मार डालेगा वो। फिर इसने इतने कॉल किए अपने एक्स वाइफ को, धमकी भरे फ़ोन कॉल, कि लास्ट में इसकी एक्स बीवी ने एक कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया इसके खिलाफ। फिर 22 जनवरी 2015 को ये अपना दूसरा मर्डर करता है। उस लड़की का नाम रेबेका लेसी होता है। ये दोनों वहाँ के एक लोकल बार में मिले थे और वो उसका मर्डर सिर्फ इसलिए कर देता है क्योंकि इसे लगता है कि रेबेका ने इसके $4 चोरी कर लिए हैं, मतलब $4 के लिए किसी के मर्डर। इस मर्डर के बाद उस लड़की की बॉडी बार से 16 किलोमीटर दूर मैनफील्ड्स नाम की एक जगह पे मिली। डॉक्टर ने इसकी मौत की वजह उस टाइम पे ड्रग ओवरडोज बताया था, मगर बाद में शॉन ने खुद इंसिस्ट किया था कि उसने गला घोट कर रेबेका की जान ली है। मतलब एक सीरियल किलर का मेंटल स्टेटस क्या ही हो सकता है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि उस लड़की की मौत ड्रग ओवरडोज हुई है, बट ये कन्फेस कर रहा है, कन्फेस तो छोड़िए इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं भाई उसकी मौत ड्रग ओवरडोज से नहीं हुई है, उसने ही मारा है उसे। लोग गुनाहों से बचते हैं, ये खुद बोल रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब ये ड्रग के ओवरडोज से नहीं मरी है, इसको मैंने मारा है, इसको मैंने गला दबा के मारा है। रेबेका के मर्डर के लगभग 1 साल बाद जून 2016 में इसने कैंडिस नाम की लड़की का मर्डर कर दिया। ये दोनों 7 महीने से डेटिंग कर रहे थे और जब पुलिस वालों ने बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान इससे पूछा कि उसने कैंडिस का मर्डर क्यों किया था,
तब इसने ये बोला कि कैंडिस बहुत ही ड्रग ओवरडोज करती थी, जिसके वजह से उसका नेचर उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गया था, शॉन के प्रति। तो अपने सेल्फ डिफेंस में, मतलब अपने आप को बचाने के चलते उसको मार दिया वो। मतलब एक सीरियल किलर बोल रहा है कि वो सेल्फ डिफेंस करने के चलते उसने दूसरे इंसान को मार दिया। खैर उसने उसकी बॉडी को जलाया और पास के ही जंगल में जाके उसकी लाश को फेंक दिया, जली हुई लाश को। कैंडिस के मर्डर करने के बाद तो जैसे शॉन बेकाबू सा हो गया था। 16 अगस्त 2016 को एलिजाबेथ ग्रिफिथ नाम की एक लड़की ओहायो के वॉलमार्ट से गायब हो जाती है। वो दोनों सैल्वेशन आर्मी रेक सेंटर में मिले थे, दोनों बैडमिंटन साथ में खेलते थे, तो दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। जब बाद में पुलिस ने इससे पूछा कि तुमने उसे क्यों मारा है, एलिजाबेथ को तुमने क्यों मारा है, तब उसने बोला कि भाई मैं तो एलिजाबेथ पर दया कर रहा था। वो मानसिक रूप से बहुत बीमार थी, डिप्रेशन में रहती थी, और उसको डिप्रेशन से बचाने के लिए मैंने उसका गला घोट के मार दिया। और गला घोटने से पहले उसने एलिजाबेथ को ये बोला था, अगर तुम मना करोगी तो मैं बीच में रुक जाऊँगा गला दबाना। मगर हो सकता है कि जब वो गला दबा रहा हो तो वो कुछ बोल नहीं पाई और वो दबाता रह गया, और फिर एलिजाबेथ की मौत हो गई। एलिजाबेथ के मर्डर के लगभग 1 महीने बाद शॉन एक बार फिर से मर्डर करता है। इस बार जिस लड़की का उसने मर्डर किया था उसका नाम स्टेसी स्टैनली था। एक बार स्टेसी अपने कार को लेकर घर से निकली। रास्ते में जाते हुए उसका कार पंचर हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली शॉन भी उसी वक्त उस रोड से गुजरता हुआ होता है। वो ऑफर करता है स्टेसी को कि वो उसकी पंचर बनाने में हेल्प करेगा। वो पंचर तो बना देता है। थैंक्स के तौर पे स्टेसी ने उसे कॉफ़ी पे इन्वाइट किया। वो उसको अपने अपार्टमेंट पे लेके गई। जब अपार्टमेंट पे वो पहुंचा तो उसने देखा कि स्टेसी की और एक फ्रेंड वहाँ पे उसके साथ रहती है। फिर वो वहाँ पे कॉफ़ी पीता है और कॉफ़ी पी के सीधा वो घर से बाहर हो जाता है। उस दिन उसने मर्डर नहीं किया था। धीरे धीरे ये दोस्ती बढ़ाता है। मतलब सीरियल किलर की यही तो मतलब कि वो एकदम पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं। ये अचानक से मिल के आपको मार नहीं डालेंगे, वो प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि कैसे आपको झांसे मिल जाए, उसके बाद आपका मर्डर करेंगे। ये मतलब सीरियल किलर की ये निशानी होती है। फिर एक दिन स्टेसी ओहायो से गायब हो जाती है। उसका नाम और निशान ओहायो से मिट जाता है। लास्ट टाइम उसे शॉन के ही साथ देखा गया था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसने मर्डर किया था उसका। वो दोनों स्टेसी और शॉन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाए। फिर शॉन ने स्टेसी को अपने कार में बैठाया, उसको अपने घर ले गया और सेम गला दबा के उसकी मर्डर कर दी। दोस्तों सीरियल किलर कितने भी बड़े अपने आप को बुद्धिमान इंटेलिजेंट समझते हो, मगर उनके लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो पकड़े जाते हैं। कोई ना कोई गलती ऐसी वो कर देते हैं कि वो पकड़े जाते हैं। ऐसी गलती शॉन ने की। दोस्तों जैसे हर सीरियल किलर का एक टाइम आता है कि जब वो पकड़ा जाता है। ये टाइम अब शॉन का था कि जब वो पकड़े जाने वाला था। आपको याद है मैंने बताया था कि जब स्टेसी का कार पंचर हुआ था तब वो उसे अपने अपार्टमेंट पे लेके गई थी। तब उसकी एक फ्रेंड थी वहाँ पे। अब उसने क्या किया कि स्टेसी की फ्रेंड को किडनैप कर लिया और किडनैप करके वो उसको अपने घर पे लेके आ गया। और 3 दिन तक उस बेचारी लड़की के साथ जो भी गलत काम है वो उसने किया। आप एक समझ सकते हो कि वो क्या क्या कर सकता है। बस वही उसने उसके साथ किया। तो एक रात की बात है, जब शॉन सो रहा था तब ये पलंग से बंधी हुई थी, पलंग के ऊपर बंधी हुई थी, मतलब रस्से के साथ इसे बांधा हुआ था। किसी तरीके से इसने अपनी रस्सी को खोला और सीधा ये टेलीफोन के पास गई। इसने 911 डायल किया और पुलिस को ये सारी बात बताई कि इसका किडनैप हुआ है, उसके साथ ये अत्याचार हो रहा है। लगभग 15 मिनट की पुलिस की रिकॉर्डिंग है और स्टेसी की फ्रेंड की रिकॉर्डिंग है यूट्यूब के ऊपर। अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। 15 मिनट के अंदर ही पुलिस आ गई और पुलिस तब आई थी जब स्टेसी की आवाज़ उसके कान तक पहुंच गई थी। तभी पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और इसे अरेस्ट कर लिया। फाइनली एक सीरियल किलर पुलिस के शिकंजे में था और ये तब जाके ये मर्डर स्प्री रुकता है। पुलिस ने इस पे 3 मर्डर के चार्ज लगाए, किडनैपिंग के 3 चार्ज लगाए, रेप के 4 चार्ज लगाए, लाशों के साथ छेड़खानी करने के 4 चार्ज लगाए, रॉबरी के 2 चार्ज लगाए और चोरी के 4 चार्ज लगाए। मतलब ये पूरे तरीके से एकदम परफेक्ट सीरियल किलर था। मतलब इसने हर एक क्राइम किया था, हर एक क्राइम जो आप सोच सकते हो। जब पुलिस ने इसे अरेस्ट किया था तब शॉन ने कॉन्फेस नहीं किया कि इसने कोई क्राइम किया है, किसी का मर्डर किया है, किसी का किडनैप किया है। ये एकदम बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन रहा था। फिर दोस्तों आपको पता है कि पुलिस वालों के पास एक अपने तरीके होते हैं किसी से सच्चाई गोलवाने के। पुलिस वालों ने दबाव दिया और ये तुरंत ही मतलब कि कुछ देर के मार में ये एकदम टूट सा गया और इसने फिर जाके कन्फेस किया। उसने ये बताया कि उसने सिर्फ किडनैपिंग ही नहीं की है बल्कि 5 लड़कियों का मर्डर भी किया है। पुलिस वाले ये सुन के दंग रह जाते हैं। फिर शॉन ने यह भी बताया कि उसने लड़कियों को मार के कहाँ फेंका है, कहाँ दफनाया है। जब पुलिस उस जगह पे पहुंची तो उनके भी होश उड़ गया ये सब देख के
कि हाँ भाई इसने वाकई में 5 मल्टीपल मर्डर्स किए हैं, एक ये सीरियल किलर है, तब जाके पुलिस मानी। तो पुलिस ने वो सबूत इकट्ठा किए और उस सबूत को कोर्ट के सामने पेश किया और कोर्ट भी मतलब इसका फैसला बहुत ही जल्दी से कर दी, क्योंकि वहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और फिर कोर्ट ने भी 2 हफ्तों के अंदर इसे मौत की सज़ा सुना दी। शॉन जब जेल में था, मतलब सज़ा तो उसे मिल ही गई थी, मौत की सज़ा उसे होनी है। 2025 में डेट फाइनल हुआ है, उस दिन शॉन को फांसी मिल जानी है। हालांकि इसने ट्राई भी किया है कि वो सज़ा को लाइफ सेंटेंस में बदल दे, मगर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार उसकी अपील ये रिजेक्ट भी हो गई थी। तो वो जब जेल में था तो बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर ने इसका इंटरव्यू किया। तो एक रिपोर्टर ने इससे पूछा था कि आपने जो क्राइम किया है उसके लिए आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब उसने पूछा कि कोर्ट ने जो आपको सज़ा दी है क्या उससे आप सेटिस्फाई हैं। तो शॉन बोलता है कि नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोर्ट को मुझे माफ़ कर देना चाहिए। मैं यहाँ पे रहने वाले कैदी की मदद करना चाहता हूँ। मतलब दोस्तों, एक सीरियल किलर बोल रहा है कि जो जेल में उसके कैदी हैं, उसके साथ रहते हैं, वो उनकी मदद करना चाहता है, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। दोस्तों, सीरियल किलर की यही बात है, वो दूसरों पे हावी होना चाहते हैं, वो दूसरों को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मतलब कि वो सबका बहुत केयर करते हैं, वो बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, वो होते भी हैं ऐसे, मगर इनके पीछे एक और चेहरा होता है। इस चेहरे के पीछे भी एक और चेहरा होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, एक सीरियल किलर का चेहरा, एक साइकोपैथ का चेहरा। तो दोस्तों, आज की कहानी यही थी। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरे को, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।